तो लास्ट वाली जो क्लास थी वो हिमालय नदी तंत्र में सबसे पहले अपनी सिंधु नदी तंत्र को लेकर। अब सिंधु वाला जो पार्ट है उसका जो ओरिजिन पॉइंट माना जाता है वो भारत से बाहर माना जाता है। जो डिस्चार्ज पॉइंट है यानी जो अंतिम बिंदु है वो भी भारत से बाहर स्थित है। मैप एक बार मत बनाना इसमें। ये वाला जो पार्ट है तिब्बत की ओर, जो लद्दाख का पूर्वी विस्तार है वो तिब्बत में किस नाम से प्रसिद्ध है? कैलाश के नाम से। और कैलाश पर्वतमाला के ऊपर जो स्थित ग्लेशियर पार्ट जो है उसका नाम क्या है? बोखरचू ग्लेशियर। बोखरचू ग्लेशियर के मेल्ट होने के बाद भारत में इस साइड से एंट्री करने वाली जो कि लद्दाख की एक लोकेशन आती है दमचौक। दमचौक वर्तमान में लद्दाख का पार्ट, पहले जम्मू कश्मीर। तो ये दमचौक वाला पार्ट है, वहां से ये एंट्री करती है। इस भाग से एंट्री करके और यहाँ पे माउंटेन है अपने। ऊपर वाला जो भाग है ये तो है लद्दाख और नीचे वाला भाग है जास्कर। तो ये लद्दाख जास्कर श्रेणियों के मध्य से बहते हुए और बाद में जास्कर को काटेगी एक स्थान पर। और उस पोर्शन पे कौन सा दर्रा बनता है? जोजिला पास। और उसके बाद में नदी बहते हुए और पाकिस्तान की ओर जो हिमालय माउंटेन या पर्वतमाला हैं उन्हीं के पार्ट के अंदर ये बहती है। और पाकिस्तान में एक स्थान आता है अटक। इस अटक में ये पहली बार मैदान में एंट्री करती है, यानी इसका मैदानी भाग में जो प्रवेश है पाकिस्तान में किस स्थान पे माना जाता है? तो ये इतनी देर तक पर्वतों पर मानी जाती है और उसके बाद में अटक 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 कर मैदान में आ जाती है। कहाँ पर आ जाती है? मैदान में आ जाती है। अटक नामक स्थान पर पाकिस्तान में है ये। और उस स्थान के बाद में इसमें सिंधु और उसके जो सहायक नदियां हैं, यानी जो सिंधु और इसके जो 5 सहायक नदियां मानी जाती हैं जिनको कहा जाता है पंच महानद, उन पंच महानदों के साथ ये इस साइड में एक साथ मिलती है और उस स्थान को नाम दिया जाता है मिठानकोट। प्रोनाउंसिएशन के आधार पे इसी को ही मिठान बोल दिया जाता है। स्थान एक ही है, मिठानकोट या मिठानकोट। अपने इधर पंजाब की ओर है पठानकोट और उनके उधर है मिठानकोट। तो मिठानकोट में 5 नदियां एक साथ इसमें मिलती हैं जिनको अपन क्या कहते हैं? पंच महानद। पंच महानद जिसमें सबसे ऊपर मानी जाती है झेलम, चेनाब, जो क्रम से करवाए थे मैंने आपको, आप क्षेत्र करवाए थे। तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज इस क्रम में आते हैं। इनको 5 नदियों को संयुक्त रूप से पंच महानद और पंच महानदों का संगम इसमें मिठानकोट। और उसके बाद में यहाँ से बहते हुए और सिंधु का मैदान बनाते हुए और लास्ट में अरब सागर में इसका संगम। तो इसका जो संगम भाग है वो अरब सागर में, उद्गम भाग है वो बोखरचू कैलाश। बोखरचू कैलाश ये पार्ट कहाँ पर आता है? तिब्बत। स्टार्टिंग में जैसे ये निकलती है तिब्बत वाले भाग में, तो इस स्थान पे ये निकलती है। जैसे गंगा का उद्गम जो है वहाँ गौमुख बना रखा है, उस गौमुख से उसका उद्गम माना जाता है। और इसको कहा जाता है इस क्षेत्र में सिंगी खम्बाण, यानी शैर मुख से निकलने वाली नदी। तो ये सिंह मुख से निकलने वाली नदी है जिसको कहा जाता है लोइन माउथ या सिंगी खम्बाण। ये सब बताता है इसमें। उद्गम स्थान पे इसको नाम दिया जाता है सिंगी खम्बान, जिसका इंग्लिश मीनिंग लिया जाता है लोइन माउथ। लोइन माउथ यानी शेरमुख। तो इसके उद्गम स्थान पे इसको सिंगी खम्बान कहा जाता है, यानी ये शेरमुख से निकलते हैं, इसका इसको ये नाम दिया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो इसका उद्गम स्थान कहाँ पर है? जो कैलाश तिब्बत वाला पार्ट है बोखरचू, तो कैलाश तिब्बत में है। उद्गम मेन पॉइंट किस ग्लेशियर को माना जाता है?
बोखरचू ग्लेशियर को भारत में ये एंट्री किस स्थान से करती है? तो ये दम के साथ एंट्री करती है और चिल्लाती हुई बाहर से निकलती है। तो ये वाला जो स्थान है ये है चिल्लास। कौन सा स्थान है? चिल्लास। तो चिल्लास नामक स्थान से भारत से वापस एग्जिट होती है तो दम के साथ आती है और चिल्लाती हुई बाहर जाती है। और इसके अंदर पाकिस्तान में जैसे ही एंट्री करेगी तो ये पर्वतीय क्षेत्रों से बहते हुए और लास्ट में मैदानी भाग में कौन से स्थान पर? अटक में एंट्री करती है। और 5 महानदियों का संगम इस नदी में किस स्थान पर होता है? मिठानकोट। तो इसका मीनिंग है, इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक तो उद्गम वाला स्थान तिब्बत, कैलाश वाला पार्ट बोखरचू, भारत में एंट्री पॉइंट दम के साथ आना यानी दमचौक, और चिल्लाते हुए यानी चिल्लास, इस क्षेत्र से बाहर निकलना। और उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर अटक में मैदान में प्रवेश कर और भारत की 5 नदी जो इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं जो इसके बाईं ओर से आती हैं, यानी सिंधु को ऊपर से मान रहे हो वो सारी नदियाँ इस साइड से आती है। बाईं ओर से आने वाली नदियाँ हैं जो इसके साथ मिलकर किसका निर्माण करती हैं? पंचमहानद। पंचमहानद संगम स्थान है मिठानकोट। और उसके बाद में बहते हुए सिंधु का मैदान बनाते हुए लास्ट में अरब सागर इसका संगम है। तो इस तरीके से ये नदी तंत्र है। अब इसमें जो सहायक नदियां हैं, लास्ट में पॉइंट अपना सहायक नदियों पे ही था। तो उसमें सहायक नदियां 2 भागों में बटी हुई हैं, एक तो दाईं ओर और एक बाईं ओर। तो दाईं और बाईं ओर किस तरीके से नदियां इसमें? जैसे सिंधु नदी तंत्र, इसके राइट साइड से लद्दाख वाले पार्ट से निकलकर और बहने वाली जो नदी है और इसमें मिलने वाली दाईं ओर से एक प्रमुख नदी मानी जाती है श्योक नदी। कौन सी नदी है? श्योक रिवर। और इस साइड में अपने 1984 में जहां हमने कब्जा किया था या ऑपरेशन मेघदूत जहां चलाया था, सियाचिन जब मेल्ट होता है तो उससे निकलने वाली जो नदी होती है वो होती है नुब्रा, जो कि नुब्रा घाटी बनाती है। ये नुब्रा इसकी सहायक नदी होती है श्योक की। वैसे देखा जाए तो सिंधु नदी तंत्र का ही पार्ट है नुब्रा भी, लेकिन ये आके मिलती है श्योक में और श्योक मिलती है सिंधु नदी में, जम्मू कश्मीर वाले पार्ट में, यानी वर्तमान लद्दाख वाले क्षेत्र में। ये लद्दाख पार्ट, वर्तमान नुब्रा का जो उद्गम है वो भी लद्दाख। श्योक है, श्योक का उद्गम भी लद्दाख वाले पार्ट से। बाद में इस साइड से पाकिस्तान का जो पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसका जो एक डिस्ट्रिक्ट या प्रांत जो आता है, जो मैंने आपको करवाया था बाल्टिस्तान के नाम से, कुछ मैंने वहाँ पे ग्लेशियर आपको लिखवाए थे। तो उस साइड बाल्टिस्तान की ओर एक प्रमुख क्षेत्र आता है गिलगित। बाल्टिस्तान का सबसे बड़ा कस्बा है और वो गिलगित नदी का उद्गम वहीं से माना जाता है। और ये उसी एरिया में मिलती है पीओके की ओर, पाक अधिकृत कश्मीर की ओर। उसके बाद में जब ये आगे की ओर बढ़ती है तो इसमें कुछ प्रमुख नदियां हैं जो कि अफगानिस्तान की ओर से आके मिलती हैं, जिसमें काबुल रिवर है, जिसमें कुर्रम रिवर है। खुर्रम नहीं आएगा, कुर्रम आएगा यहाँ पर। कुर्रम रिवर है और उसके अलावा यहाँ पर एक गोमल रिवर है। तो ये इसके दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ मानी जाती हैं, जिसमें एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछे जाती हैं, एक तो श्योक पूछी जाती है या फिर यह आगे वाली कुर्रम या गोमल या काबुल, इन रिवर्स के बारे में पूछा जाता है। जबकि इसके बाईं ओर से मिलने वाला जो नदी तंत्र है, बाईं ओर से एक तो इसमें मिलने वाली जो जास्कर से निकलकर प्रमुख आती है नदी जास्कर, जास्कर श्रेणी से निकलने वाली, हालांकि इसको जास्कर कहा जाता है। यानी नए की बिंदी को प्रोनाउंसिएशन में लिया जाता है जांस्कर, तो बोलने में जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी और इससे निकलने वाली नदी जांस्कर।
इसका उद्गम भी लद्दाख से होता है और इसका डिस्चार्ज पॉइंट भी लद्दाख में। और इसके बाद में जो पंच महानद हैं, उन पंच महानदों में जहाँ जिस एरिया से सिंधु आती है, लगभग उसी के पास से एक लोकेशन आती है राक्षस ताल। ये राक्षस ताल है तिब्बत के अंदर। जो तिब्बत कैलाश मानसरोवर है, उस कैलाश के दक्षिण में है। और जो मानसरोवर झील है, उस मानसरोवर झील के जस्ट पश्चिम वाली जो झील है, उसी को नाम क्या दिया जाता है? राक्षस ताल। राक्षस ताल वाले पार्ट से और उद्गमित होकर इस साइड में आने वाली जो नदी है, पंच महानदों में प्रमुख नदी मानी जाती है, जिसका नाम है सतलज रिवर। सिंधु की तरह ये भी तीनों देशों का भ्रमण करती है। जैसे एक तो हो गया तिब्बत चीन, एक भारत और उसके बाद पाकिस्तान। बाकी पंच महानदों में नदियां या तो भारत हैं या फिर पाकिस्तान, यानी जितनी भी हैं, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है। लेकिन एक सतलज है जो कहाँ से आती है? तिब्बत से, जहाँ से सिंधु आती है उसी एरिया से मानी जाती है। अब इन पंच महानदों में जो 5 नदियां हैं, उन 5 नदियों में जो दूसरी प्रमुख नदी सतलज के बाद जो दूसरी प्रमुख नदी मानी जाती है, वो मानी जाती है चिनाब। चिनाब को 2 ओर से सहायक नदियां मिलती हैं। एक ओर से तो इसको उत्तर की ओर से तो मिलती है, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पे सबसे लंबी बहती है, झेलम। ऊपर वाले हिस्से से इसको मिलती है झेलम, और इस साइड में दक्षिण वाले हिस्से से इसको मिलती है रावी। और उसके बाद में उसके दक्षिण से और सतलज के पास आने वाली नदी ये वाली जो नदी है, ये व्यास। व्यास जहाँ सतलज में मिलती है, वहाँ बनता है अपने हरी के बैराज। हरी के बैराज पंजाब, जहाँ से आईजीएनपी को निकाला गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को निकाला गया। तो व्यास इन 5 पंच महानदों में एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारत है और जिसका संगम भी भारत है। यानी इसका जो उद्गम पॉइंट है, ये हिमाचल प्रदेश। रावी है, ये भी हिमाचल प्रदेश। चिनाब है, यह भी हिमाचल प्रदेश। लेकिन इस साइड में जो झेलम है, उस झेलम का उद्गम होता है जम्मू एंड कश्मीर से। यह जम्मू कश्मीर पार्ट से उद्गमित होती है, जहाँ एक शेषनाग या वेरीनाग, ऊपर की ओर एक झील बनी हुई है पहाड़ी क्षेत्र में, जिसका नाम है शेषनाग। और शेषनाग जब एक जलप्रपात के रूप में पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, यानी झरने के रूप में पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, तो जब तक शेषनाग जब तक ऊपर है तब तक शेषनाग है, और नाग जब नीचे उतरेगा तो बेरी नाग। नाग जब नीचे आएगा तो बेरी होगा। फिर तो ऊपर है तब शेषनाग, और दक्षिण में नीचे की ओर उतरेगा तो वेरी नाग। तो इसका जो जल स्रोत माना जाता है, वो पहाड़ी क्षेत्रों में ऊपर की ओर शेषनाग झील से माना जाता है, या वेरीनाग जलप्रपात से माना जाता है। तो जलप्रपात गिरता हुआ पानी है, और वो गिरता हुआ पानी किस में कन्वर्ट होता है? वो झेलम में कन्वर्ट होता है। और झेलम आके चिनाब में मिलेगी उत्तर की ओर से, रावी उसके दक्षिण की ओर से मिलेगी। चिनाब इन दोनों प्रमुख नदियों के पानी को लेके और लास्ट में किससे मिलेगी? ये पंच महानद से जस्ट पहले संगम होता है चिनाब और सतलज का। तो इसमें दाईं ओर नदियां कौन सी हैं? एक तो ये देखना है, एक बाईं ओर नदियां कौन सी हैं। तो एक तो सभी पंच महानद इसके बाईं ओर हैं, और उसके अलावा एक प्रमुख नदी और है जास्कर, ये भी बाईं ओर है, क्योंकि जास्कर श्रेणी है। ये आपको पता है कि सिंधु जो नदी जाती है, उस सिंधु नदी के लेफ्ट यानी नीचे की ओर जो श्रेणी है वो जास्कर है, और ऊपर वाली श्रेणी है वो लद्दाख है। और ये जास्कर को जहाँ से काटेगी उस एरिया में बना हुआ है जोजिला पास। तो ये वाला जो डायग्राम है समझ में आया थोड़ा बहुत? दाईं ओर से इसमें प्रमुख नदी श्योक में मिलने वाली सहायक नदी नुब्रा, जो कि एक इम्पोर्टेंट रिवर है, सिंधु की उप सहायक नदी है। और उसके आगे की ओर हम चलते हैं तो इसमें मिलने वाली नदी पाकिस्तान के बाल्टिस्तान में जो प्रमुख सिटी है वो गिलगित है, और वो गिलगित सिटी है वो गिलगित नदी के किनारे स्थित है। तो गिलगित रिवर, गिलगित के बाद में तीनों आगे की रिवर हैं, ये अफगानिस्तान से आने वाली काबुल, उस कोरम के बाद गोमल। इन तीनों नदियों का उद्गम स्थान ये तीनों अफगानिस्तान से, और जिस एरिया में आके मिलेंगे तीनों लोकेशन है पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की लोकेशन। तो इसमें दाईं ओर से यानी ऊपर की ओर से कौन कौन सी नदियां हैं? तो दाईं ओर से अगर क्रमशः अगर हम लिखें तो सबसे पहले कौन सी आएगी?
श्योक नुब्रा रिवर, यही रहेंगे ना। नुब्रा उसकी सहायक नदी है, श्योक नुब्रा नदी। उसके बाद में पाकिस्तान की ओर से आने वाली गिलगित, और उसके बाद में अफगानिस्तान वाली काबुल, काबुल एक कुर्रम है, कुर्रम के बाद में गोमल। इसमें श्योक रिवर है, इसका जो उद्गम है ये अपने ये लद्दाख वाले क्षेत्र से, श्योक हो चाहे नुब्रा, दोनों ही लद्दाख की नदी हैं। गिलगित है ये पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर या बाल्टिस्तान। जैसे हमने इस प्रांत को बना रखा है लद्दाख, और पाकिस्तान वालों ने इस प्रांत को क्या बना रखा है, बाल्टिस्तान बनाया हुआ है। काबुल, कुरम और ये वाली जो रिवर है, इन सब का स्थान क्या है, अफगानिस्तान। ये इनके सब के ओरिजिन पॉइंट हैं। जबकि पंच महानदों को हमें थोड़ा डिटेल में करना होता है, तो इनके ओरिजिन पॉइंट चाहे यहाँ मत लिखना। पंच महानदों में सबसे पहले आएगी जास्कर, उसके आगे कंटिन्यूस झेलम, झेलम के जस्ट नीचे चिनाब, चिनाब के दक्षिण की ओर से आने वाली रावी, रावी तो फिर वैसे व्यास, और व्यास में से सतलज। तो सहायक नदियां इसमें दाईं और बाईं ओर के नाम से लिखिएगा। जैसे जो मुख्य नदी है, वो मुख्य नदी तो कौन सी है, सिंधु नदी। इस सिंधु नदी में मिलने वाली जो नदियां हैं, उसमें राइट साइड से अगर हम देखें तो राइट साइड से मिलने वाली लद्दाख की एक प्रमुख नदी आती है जिसका नाम क्या है, श्योक रिवर। श्योक को उसकी एक सहायक नदी मिलती है लद्दाख में ही, नुब्रा। यानी ये राइट साइड वाली जिनकी स्टार्टिंग में अपन दोनों की बात कर रहे हैं, ये केवल लद्दाख तक सीमित है। श्योक लद्दाख से निकलती है, लद्दाख में मिलती है। नुब्रा लद्दाख से निकलती है और लद्दाख में मिलती है। लद्दाख में सियाचिन से आती है। ये वाला यहाँ पे लद्दाख, ये जो सियाचिन ग्लेशियर है उसी की एक ब्रांच है। यहाँ इसी ग्लेशियर की एक ब्रांच है। उस ब्रांच से जो ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर के मेल्ट होने से श्योक का उद्गम होता है। तो ग्लेशियर वगैरह सब में याद रखने की आवश्यकता नहीं, ओरिजिन पॉइंट याद रखिएगा कि श्योक का संबंध है वो लद्दाख से ही है। उसके आगे की ओर जब हम जाते हैं तो पाकिस्तान पीओके वाला पार्ट है, और जहाँ बाल्टिस्तान वाला एक प्रमुख जो सिटी आता है, कौन सा, गिलगित। तो गिलगित से आने वाली नदी का नाम भी गिलगित है, जो कि पीओके की ओर आके मिलती है। और उसके आगे जब ये नदी जाती है तो अफगानिस्तान की ओर से आके कुछ नदियाँ मिलती हैं, जिसमें अफगानिस्तान का प्रमुख शहर आता है ना, काबुल, ये आके मिलती है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में। नेक्स्ट है कुर्रम, कुर्रम भी आगे मिलती है पाकिस्तान में। उसके बाद में गोमल, गोमल भी आगे मिलती है इसमें पाकिस्तान में। तो दाईं ओर वाले में ये मिलती है भारत के अंदर। श्योक का संगम कहाँ पर होता है, भारत में। उसके आगे जितने भी रिवर्स हैं उनका वर्तमान में संगम कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर। पाक अधिकृत पाकिस्तान, ये पीओके, ये भी पाकिस्तान का ही पार्ट, फिलहाल पाकिस्तान का ही पार्ट है। हो सकता है चुनाव के टाइम भारत में आ जाए। फिर इस साइड में लेफ्ट साइड से मिलने वाली जो प्रमुख नदी आती है इसमें जास्कर। जास्कर के बाद में इसमें जो मिलती हैं सिंधु के अंदर, वो पंच महानद है। वो क्या हैं, इसमें पंच महानद हैं जिनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। उत्तर में है झेलम, चिनाब, और चिनाब के दक्षिण में है रावी, फिर वैसे व्यास, फिर से सतलज। इनमें ये 3 नदियां हैं हिमाचल की, ये ऊपर वाली है जम्मू एंड कश्मीर की, और ये वहीं से जहाँ से सिंधु है, यानी तिब्बत, तिब्बत के पास मानसरोवर, राक्षस ताल से उद्गमित होती है सतलज। तो इन नदियों के बारे में पूछा जाता है। एक तो पंच महानदों में से ऐसी नदी कौन सी है जो जम्मू कश्मीर से निकलती है, झेलम। बाकी हिमाचल की हैं चिनाब, रावी और व्यास। और पंच महानदों में एकमात्र ऐसी नदी जो सिंधु की तरह तिब्बत, या तिब्बत, चाइना, भारत और पाकिस्तान तीनों देशों में बहती है, तो वह एकमात्र ऐसी नदी सतलज है। तो यह डायग्राम समझ में आ गया। अब सिंधु से रिलेवेंट जो लोकेशन है,
यानी अभी पॉइंट चल रहा था अपना सिंधु में सहायक नदियां, तो सहायक नदियों के ओरिजिन पॉइंट और जनरली जो डिस्चार्ज पॉइंट, यानी इनके संगम कहाँ कहाँ पे ये अपने कंप्लीट हो गए। इसके बाद में जो सिंधु है, उस सिंधु से रिलेवेंट जो लोकेशन है वो कौन कौन सी हैं। तो सिंधु से रिलेवेंट जो लोकेशन है वो उद्गम स्थान के रूप में तो बोखरचू, कैलाश, तिब्बत। उसके बाद में भारत में एंट्री करती है वो स्थान आता है इसका दमचौक, लद्दाख। बाद में ये दो श्रेणियां लद्दाख और जास्कर, इनके बीचों बीच बहते हुए यहाँ से इसको काटती है और कौन सा दर्रा बनाती है, जोजिला। और उसके बाद में ये इस साइड में चिल्लास नामक स्थान से और एक पाकिस्तान वाला जो पॉइंट है उस ओर एंट्री करेगी और वहाँ एंट्री कर उसके बाद में आगे कंटिन्यूस पर्वतीय क्षेत्रों से तक बहती है अटक तक। पर्वतीय क्षेत्रों को क्रॉस करके और उसके बाद अटक से मैदान में उतरती है और मैदान में उतरने के बाद इस साइड से आने वाले पंच महानद इसमें आके मिलते हैं। पंच महानदों का जो संगम है वो मिठानकोट या मिठानकोट पाकिस्तान के अंदर। तो ये है अपना सिंधु वाला स्ट्रक्चर। सिंधु से रिलेवेंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इसमें से पूछे जाते हैं कि भारत में सिंधु का प्रवेश दमचौक। सिंधु पहली बार मैदानी भाग में जिस क्षेत्र से उतरती है वो अटक, पाकिस्तान। पंच महानदों का संगम सिंधु में किस स्थान पर है, मिठानकोट। ये दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो दमचौक के बारे में जनरली पूछ लेते हैं, एक अटक वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एक इसमें पंच महानदी यानी मिठानकोट या मिठानकोट वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सिंधु वाला पार्ट बनाइए। अब इसमें पहली डिटेल अपन सिंधु की ही स्टार्ट करेंगे, यानी सिंधु की क्या विशेषताएं, बाद में उसके सहायक नदियों के बारे में। हाँ, ये बना लीजिए। साथ साथ में बना लीजिए ताकि समझ में आ जाए। ये वाला भाग है कैलाश मानसरोवर। ये आता है तिब्बत चीन के अंदर। भारत में नदी जहां से एंट्री करती है उस पॉइंट को नाम दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है दमचौक। दमचौक के बाद में जिन श्रेणियों के मध्य से ये बहती है वह है लद्दाख और जास्कर। लास्ट में संगम है अरब सागर। अरब सागर से पहले मैदानी भाग में उतरती है अटक नामक स्थान पर। अटक कहाँ पर है, पाकिस्तान। और इसमें पंच महानद जहाँ के मिलते हैं वो मिठानकोट, पाकिस्तान। कई बार तो ये काफी इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें। सिंधु में मिलने वाली पंच महानदों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम क्या है, या दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इनका उत्तरी दक्षिणी क्रम भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये जो श्रेणियां, ये नीचे वाली है जास्कर, ऊपर वाला जो पार्ट है ये है लद्दाख। दोनों के बीचों बीच यहां से बहती है सिंधु। शुरुआती तौर में जहां से निकलती है वो लोइन माउथ के रूप में,
सिंगी खंबान। सिंगी खंबान का मीनिंग होता है लोइन माउथ। जैसे गंगा निकलती है अपने काऊ माउथ से, गौमुख से, ये निकलती है लोइन माउथ से। इस कारण इसको इस साइड में कैलाश तिब्बत की ओर इसको नाम दिया जाता है सिंगी खंबान। भारत के अंदर इस साइड में एंट्री करने के बाद ये इंडस के रूप में, सिंधु नदी के रूप में नाम दिया गया सिंगी खंबान, क्योंकि लोइन माउथ से निकलती है। भारत से निकलने वाला स्थान है, एंट्री वाला दमचौक है और चिल्लास आउटर पॉइंट है। आउटर पॉइंट है जो भारत का जो पीओके वाला हिस्सा है उसका पार्ट, चिल्लास वर्तमान पाकिस्तान का पार्ट। मेन 2 पॉइंट एंट्री पॉइंट याद रखो और एक अटक याद रखिए, अटक को पूछते हैं। पंच महानद जहां आके मिलती हैं, स्थान कौन सा ही? मेठानकोट या मिथानकोट। पंच महानद मिथानकोट पाकिस्तान। डायग्राम बना लिया। ये वही है बाल्टिस्तान, गिलगित वाला है, उसका एक छोटा सा कस्बा है ये। यानी पाक अधिकृत वाला पोर्शन है वो कुछ इस तरीके से है, यहां से ये एक पतली सी पट्टी आती है इस वाले पोर्शन में, तो ये इस वाले पार्ट में चिल्लास। तो दमचौक है वो इसका एंट्री है, चिल्लास इसका आउट पॉइंट है और अटक इसका मैदान में प्रवेश। क्या चीज? नंगा पर्वत इसके उत्तर में। नंगा पर्वत वाला जो हिस्सा है ये तो इस साइड में रह जाता है ऊपर की ओर, उसके पास में से एंट्री करती है। भाई जास्कर आएगा, जास्कर के नीचे कौन है? वृहद हिमालय। तो वृहद हिमालय वाला जो पार्ट है उस वाले एरिया से एंट्री करेगी, क्योंकि यहाँ तक तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये तो चल रहा है ट्रांस हिमालय। ट्रांस के बाद में यहाँ से स्टार्ट होता है अपना वृहद हिमालय, नंगा पर्वत से लेके और ये नामचा पर्वत, ये वाला पार्ट। तो माउंटेन्स के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं पूछे। माउंटेन के अकॉर्डिंग तो इसमें जनरली ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सी श्रृंखलाओं के बीच ये बहती है, तो ये लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है, जिसमें जास्कर को काट के बाद में क्या बनाती है? जोजिला दर्रा। अब सिंधु के बारे में लिखिएगा। अब एक तो सिंधु के बारे में अपने उसके सहायक नदियां, लास्ट पॉइंट अपना क्या था? सहायक नदियां ही था। तो सहायक नदियों के अंदर इसमें एग्जाम में डिटेल आती है इसके पंच महानदियों की, यानी बाकी नदियों की अपने को डिटेल नहीं लिखनी है। बाकी नदियों के उद्गम मैंने आपको लिखवा दिया है ना, और डायग्राम में आपने एक डायग्राम बनाया, उस डायग्राम में आपने उनके संगम भी लिख लिए हैं। तो उन नदियों में उतना पर्याप्त है कि उनके उद्गम और संगम कहाँ पर है, क्योंकि उनके जो ओरिजिन पॉइंट है उनका भारत से वर्तमान में संबंध नहीं है। ना तो काबुल का भारत से संबंध है, काबुल रिवर का, ना कुरम का, ना ही गोमल का। इसका मीनिंग है उनके उद्गम और संगम अपने को याद नहीं करने, सिर्फ उनका ये ध्यान रखना है कि वो नदियाँ कहाँ की हैं। तो वो सारी नदियाँ अभी जो मैंने नाम लिए हैं, काबुल, कुरम, गोमल, वो सारी अफगानिस्तान से और पाकिस्तान के बीच बहने वाली नदियाँ हैं। अब भारत वाले जो पंच महानद हैं उनको अपन डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसमें जो सहायक नदियाँ हैं इसमें लिखिएगा पंच महानद, विशेषताओं में लिखो विशेषताओं में लिखिएगा
पंच महानद, पंच महानद का मीनिंग क्या है? सिंधु में बाईं ओर से मिलने वाली 5 प्रमुख नदियां, सिंधु में बाईं ओर से मिलने वाली 5 प्रमुख नदियां, सिंधु में बाईं ओर से मिलने वाली 5 प्रमुख नदियां पंच महानद कहलाती हैं। 5 प्रमुख नदियां पंच महानद कहलाती हैं। पांच प्रमुख नदियां पंच महानद कहलाती हैं। जिनका उत्तर से दक्षिण में क्रम जिनका उत्तर से दक्षिण की ओर जो क्रम है वो कौन सा है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इनको 1 बाय 1 देखेंगे इसमें। इन 5 नदियों में फर्स्ट हेडिंग डालिएगा झेलम रिवर। नंबर फर्स्ट झेलम नदी। ये इनके कुछ हिस्टोरिकल या ऐतिहासिक नाम आते हैं, आपके हिस्ट्री में भी आते हैं ये वाले। झेलम के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है? वेतस्ता रिवर। तो झेलम या वेतस्ता नदी, इसका जो ओरिजिन पॉइंट या उद्गम है ये जम्मू कश्मीर में पर्वतीय क्षेत्रों से जिस भाग से निकलती है वो ये शेषनाग झील है, और जब इसका पानी नीचे की ओर गिरता है तो वेरीनाग जलप्रपात। तो इसमें एग्जाम में हो सकता है एग्जामिनर वेरीनाग को भी झील लिख दे। ये जे&के वाला पार्ट है जहां से ये उद्गमित होती है। इसके बाद में उद्गम के बाद इसका संगम होता है इसका पाकिस्तान की ओर। कौन सी नदी में? तो चिनाब इसका संगम है। उद्गम से संगम की ओर इसकी जो डिस्टेंस या लेंथ आती है, लंबाई जो है, लेंथ इनकी बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं है, अलग अलग थोड़ी डायनेमिक है। ऑथेंटिक बुक्स में भी सब में अलग अलग दी हुई हैं। इसकी लेंथ के बारे में लिखा हुआ है 724 किलोमीटर। सात सौ 24 किलोमीटर। ये जो सिंधु रिवर वाला जो पार्ट है उसके जस्ट इस साइड में झेलम आती है, और ये झेलम भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और इसी पे यहाँ जम्मू कश्मीर में जो लेक बनी हुई है, कौन सी झील है?
वुलर झील जो भारत में जो नेचुरल लेक है उसके अंदर सबसे बड़ी लेक मानी जाती है। वुलर झील जो कि इस साइड में सामान्यतः विवर्तनीय की घटनाओं के कारण, विवर्तनीय घटनाएं कहते हैं जो प्लेट्स में हलचल होती है, जैसे अपन जिस प्लेट पे, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसके उत्तर वाली प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट। तो प्लेट्स के ऊपर जहाँ सबसे ज़्यादा हलचल होती है और उस गैपिंग में कहीं पर अगर कोई झील बनती है तो उसको नाम दिया जाता है जो विवर्तनीय की झील, टेक्टोनिक लेक कहा जाता है। तो वुलर झील किस प्रकार की झील का एग्जाम्पल माना जाता है? विवर्तनीय की झील का, यानी टेक्टोनिक घटनाओं के कारण, प्लेटों की हलचल के कारण उसमें दरार आ जाती हैं, प्लेटों के अंदर गैपिंग के कारण। तो इसके अंदर गैपिंग के कारण कहा जाता है इसका पानी यहाँ बीच में दरारों के अंदर इकट्ठा है, इस कारण अपने आप में एक टेक्टोनिक लेक का या विवर्तनीय की झील का ये एग्जाम्पल है। इस प्रकार की झीलें आपको विश्व में सर्वाधिक मिलेंगी अफ्रीका के अंदर। विवर्तनीय की घटना वाली या जो भ्रंश घाटी के अंदर बनी हुई जो झीलें हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगी? अफ्रीका। तो उसी का एक एग्जाम्पल अपने वुलर लेक। वुलर लेक के बाद में दक्षिण के अंदर ये बहती है तो भारत और पाकिस्तान की सीमा बनाती है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे लंबी सीमा बनाने वाली नदी के रूप में फेमस है। तो और कुछ परियोजनाएं जो भारत में इस नदी के ऊपर चलाई गई हैं, जैसे झेलम के ऊपर, एक तो ये नाम सुना है, मूवी भी देखी आपने, ये उरी और तुलबुल। तो उरी तुलबुल जो प्रोजेक्ट हैं ये मुख्यतः इस साइड में जम्मू कश्मीर में और इसी नदी के ऊपर संचालित हैं। तो उरी और तुलबुल प्रोजेक्ट, इन दो को आपको ये याद रखना है। इसमें टोटल ये जो 2-3 पॉइंट है ये फेमस है। एक तो वुलर लेक वाला, भारत पाकिस्तान के मध्य सबसे लंबी सीमा बनाने वाली नदी के रूप में, और इस पर संचालित परियोजनाएं उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना। तो इसके जो विशेषताओं में लिखिएगा। झेलम की क्या क्या विशेषताएं हैं? इसके विशेषताओं में प्रथम या प्रमुख विशेषता है वुलर लेक, वुलर झील। अंडरलाइन करके आगे लिखिएगा। एक तो लोकेशन कहाँ, स्थिति कहाँ है? जम्मू कश्मीर। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी, अब मीठे पानी में दो तरीके की बड़ी होती हैं, एक तो होती है प्राकृतिक और एक होती है कृत्रिम, ये नेचुरल है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, यह विवर्तनिक झील का उदाहरण है। यह विवर्तनिक झील का उदाहरण है। इट्स एग्जाम्पल ऑफ टेक्टोनिक लेक। यह विवर्तनिक झील का उदाहरण। वुलर लेक के बाद में दूसरी विशेषता क्या है इसकी? ये भारत और पाकिस्तान के मध्य सबसे लंबी सीमा बनाने वाली नदी। वुलर के बाद में नेक्स्ट में लिखेगा झेलम नदी भारत पाकिस्तान के मध्य सबसे लंबी सीमा बनाने वाली नदी। भारत पाकिस्तान के मध्य सबसे लंबी सीमा बनाने वाली नदी। इसके अलावा संचालित जो परियोजना है इस पर वो कौन सी है? उरी और तुलबुल। तो लास्ट वाले पॉइंट में लिखिएगा उरी एवं तुलबुल परियोजना, उरी एवं तुलबुल परियोजना, उरी एवं तुलबुल परियोजना, उरी एवं तुलबुल परियोजना
J&K जम्मू एंड कश्मीर में इसी नदी पर संचालित है। जम्मू कश्मीर में झेलम नदी पर संचालित है या इसी नदी पर संचालित है। तो ये इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। झेलम के जस्ट बाद में किसका? गोर्ज का निर्माण तो सभी करती हैं भाई। गोर्ज तो झेलम, गोर्ज का मीनिंग ये होता है कि पहाड़ी क्षेत्र में जो बहने वाली जो नदियां हैं ना भाई, वो वी आकार की घाटियां सब बनाती हैं। पहाड़ी क्षेत्र में बहती हैं तो कटाव तो करेंगी वो। तो ये जो वी आकार की जो घाटियां होती हैं, इन वी आकार की घाटियों को गोर्ज कहते हैं, गोर्ज घाटी। और ये घाटियां अगर बहुत चौड़ी और बहुत ज़्यादा गहरी हों तो इन घाटियों को नाम दिया जाता है कैनियन घाटियां। जो कि विश्व में सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है ग्रैंड कैनियन, जो यूएसए के अंदर कोलोराडो रिवर के द्वारा बनाई जाती है। तो यह तो क्या है, सिर्फ एक टर्म्स होती है गार्ज। तो गार्ज तो सभी नदियां बनाती हैं भाई। सिंधु सबसे गहरा गोर्ज बनाती है बुंजी, बुंजी गोर्ज, यानी लद्दाख के पास में जब भारत में एंट्री करती है तो उस पर सबसे गहरा गार्ज बनता है भारत का, जिसका नाम क्या है? बुंजी। तो सिंधु की विशेषताएं अभी लिखेंगे, पहले सहायक नदियों को कवर कर लेते हैं क्योंकि अपना पॉइंट स्टार्टिंग में सहायक नदियां स्टार्ट किया, उसके बाद में सिंधु संबंधी जो स्पेसिफिक पॉइंट है उनको कवर करेंगे अपन। तो उसमें बुंजी गोर्ज के बारे में जरूर लिखवाएंगे। ये सभी नदियां गार्ज सभी बनाती हैं। गार्ज एक टर्म्स होती है, पर्वतीय क्षेत्रों में बहती हुई नदियां वी आकार की संरचना में कटाव करती हैं। उन संरचनाओं को क्या कहा जाता है? गार्ज घाटी। वी आकार की संरचनाएं अगर अत्यधिक चौड़ी और गहरी घाटियां होती है तो इनको नाम दे दिया जाता है कैनियन। तो ये सिर्फ एक टर्म्स होती है। झेलम के बाद में चेनाब। चेनाब का प्राचीन नाम क्या है? वेरी गुड, एक जना ने बताया, क्या नाम है? अस्किनी रिवर, अस्किनी नदी। उद्गम होता है चिनाब का बारालाचा हिमाचल। बारालाचा हिमाचल ये इसका ओरिजिन पॉइंट के रूप में है। उसके बाद में संगम। संगम अगर एग्जामिनर सतलज देता है तो सतलज रखना है, नहीं देता तो बाद में सिंधु, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं वो अपने सिंधु लिखती हैं इसमें। लेकिन नदी की लंबाई को देखते हुए और हिमालय के उस हिस्से से आते हुए ये लगता है कि जो सिंधु है वो प्राचीन है और सतलज नदी है वो भी प्राचीन है। तो ज़्यादा प्राचीन अपन सतलज घाटी को मानते हुए, लेंथ उसकी ज़्यादा है सतलज की, उसकी घाटी को गहरा मानते हुए हम संगम किस में मानेंगे? इसका सतलज के अंदर, कि सतलज में गिरती है और सतलज इन सब के पानी को कलेक्ट करके सिंधु में पहुंचाती है। अपने उद्गम से और संगम के बीच की इसकी जो लेंथ या लंबाई है 1180 किलोमीटर। 1180 किलोमीटर। इसमें नोट या विशेषताएं क्या हैं इस रिवर में? देखो, यहाँ मैं आपकी बात नहीं करूँगा क्योंकि आप अपने इंडिविजुअल किया है मैदानों में, तो यहाँ आप वगैरह वो नहीं लिखवाऊंगा सिंधु में, क्योंकि आप अपना पूरा लिखा हुआ है कि सिंधु की सहायक नदियों के बीच में कौन कौन से आप स्थित हैं। तो आप वाली विशेषताओं के अलावा इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं?
तो चिनाब की विशेषताओं में एक तो ये आता है कि ये जो नदी है ये मुख्यतः दो धाराओं में आती है। यह बारालाचा की दो हिस्सों से निकलती है, एक का नाम तो होता है चंद्र और एक का नाम होता है भागा। और ये चंद्र और भागा बारालाचा दरे के पास के दोनों ओर से आके जब मिलती है तो इसका नाम फिर क्या रखा जाता है, चिनाब। और चिनाब के ऊपर फिर प्रोजेक्ट बने हुए हैं अपने सलाल, दुलहस्ती और बगलीहार। तो जो माँ होती है वो अपने हर लाल को बगल में लेके दूध पिलाती है ना, वैसे याद रखे सलाल बगल में लेके, यानी बगलीहार और दुलहस्ती। तो सलाल, बगलीहार, दुलहस्ती ये इसके मेन प्रोजेक्ट हैं जो कि जम्मू कश्मीर की ओर स्थित है। सलाल, दुलहस्ती, बगलीहार ये परियोजनाएं कहाँ पर हैं, जम्मू कश्मीर में। तो नोट या विशेष में लिखिएगा, महत्वपूर्ण विशेषताओं में यही है इसमें। सलाल, दुलहस्ती, सलाल, दुलहस्ती एवं बगलीहार परियोजना। सलाल, बगलीहार, दुलहस्ती, चाहे इस क्रम में लिख दो, आपकी इच्छा है। सलाल, दुलहस्ती, बगलीहार परियोजना अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। बगलीहार परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब पर संचालित, जम्मू कश्मीर में चिनाब पर संचालित। इसके बाद में जो नेक्स्ट रिवर है इसके दक्षिण की ओर कौन सी है, रावी नदी। अच्छा, इसमें एक वो स्टार्टिंग में एक कौन कौन से नाम से आती है, चंद्रभागा। तो ये एक पॉइंट और लिख देना इसमें। नेक्स्ट लाइन पे लिखिएगा, उद्गम स्थान पर, उद्गम स्थान पर उद्गम स्थान पर यह नदी, यह नदी चंदर एवं भागा चंदर एवं भागा दो शाखाओं में होती है। उद्गम स्थान पर यह नदी चंदर एवं भागा दो शाखाओं में होती है। जो मिलकर चिनाब का निर्माण करती है। जो मिलकर चिनाब का निर्माण करती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पंच महानदों में तीसरी नदी कौन सी है, रावी नदी। उसमें रखिएगा रोसनी रिवर, कौन सा, हाँ ये षटकोण वाला आदर्श है। और इसी का ही एक नाम और है लाहौर नदी। कांग्रेस अधिवेशन 1929 याद होगा, प्रत्यक्ष तो नहीं, किताबों से याद होगा, है ना। या हो सकता है पूर्व जन्म हुआ हो, उस समय भाग लिया हो। तो ये लाहौर के पास में, अपन लिखते हैं ना कि लाहौर नदी के किनारे 1929 में कांग्रेस अधिवेशन रावी नदी पर हुआ था। तो ये जो रावी नदी है वो लाहौर के पास से ही निकलती है, वहीं से निकलती है। लाहौर इसी के किनारे पर स्थित है। इस कारण इस नदी का दूसरा नाम क्या लिया जाता है, लाहौर नदी, इसी नदी को ही कहा जाता है। तो इसके उद्गम स्थान तो आता है अपना हिमाचल का कौन सा दर्रा है, रावी वाला रोहतांग।
रोहतांग हिमाचल वाले क्षेत्र से, हिमनदों के मेल्ट होने से इसका पानी आता है रोहतांग से। इस नदी का संगम होता है अपने उत्तर की ओर चलने वाली नदी चिनाब में। उद्गम संगम के बीच की लेंथ लगभग झेलम के आसपास ही है, 720 किलोमीटर। वो 724 था और ये 720 है। इसका मैंने अभी तक जो 3 लिखे हैं, तीनों में लंबी कौन है? चिनाब। चिनाब मुख्य नदी है इनमें, और चिनाब के दोनों ओर मिलने वाली इसकी सहायक नदियां, उत्तर में झेलम और दक्षिण से उसके रावी नदी। विशेषता में लिखिएगा, उन्नीस का कांग्रेस लाहौर अधिवेशन इसी नदी के किनारे आयोजित हुआ था। 1929 का कांग्रेस लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस लाहौर अधिवेशन इसी नदी के किनारे आयोजित हुआ था। जो रावी नदी है हिमाचल वाले पार्ट से, ये पंजाब की ओर आती है और पंजाब के बाद में आ गया पाकिस्तान की ओर। तो हिमाचल की ओर इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट चलता है रावी नदी के ऊपर। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? चमेरा। पंजाब की ओर इसके ऊपर एक दूसरी परियोजना और चलती है जिसका नाम है थीन। क्या नाम है? तो पंजाब की ओर थीन है और हिमाचल की ओर चमेरा। तो चमेरा और थीन प्रोजेक्ट हैं, ये रावी नदी के हैं, जो अलग अलग स्टेट में चलते हैं। अभी तक जो प्रोजेक्ट है, चाहे वो चिनाब का हो चाहे झेलम का, वो सभी परियोजनाएं जम्मू कश्मीर से संबंधित थी। इसमें एक प्रोजेक्ट हिमाचल में है तो दूसरा पंजाब। हिमाचल वाला चमेरा और आगे वाला थीन। तो विशेषता में नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, चमेरा बांध परियोजना या चमेरा परियोजना लिख दो, चाहे डायरेक्ट ब्रैकेट में हिमाचल प्रदेश। और दूसरा कौन सा है? थीन परियोजना या थीन बांध परियोजना, यह है पंजाब की ओर। चमेरा परियोजना हिमाचल, थीन परियोजना पंजाब। पंजाब रावी नदी पर संचालित, रावी नदी पर संचालित है। रावी नदी पर संचालित है। उसके बाद में नेक्स्ट व्यास है। व्यास को क्या बोला जाता है? विपाशा रिवर। बसु मत लिखना आगे। व्यास नदी का उद्गम कहां से होता है? व्यास अपने ही नाम से निकलती है, व्यास कुंड से। व्यास कुंड से बाद में रोहतांग पास होते हुए हिमाचल, यानी हिमाचल का ही पार्ट रोहतांग, और वहां व्यास कुंड से इसका उद्गम होता है। व्यास कुंड से निकला हुआ पानी रोहतांग दरे से होते हुए और व्यास धारा के रूप में, व्यास नदी के रूप में संगम होता है इसका सतलज नदी में।
पंच महानदों में केवल भारत तक सीमित नदी है, इसका मीनिंग लंबाई सबसे छोटी इसी की है। लंबाई भी इसकी जनरली अलग अलग जगह अलग अलग है, कहीं 460 कहीं 465। तो लगता है कि 465 इसमें ज़्यादा सही है, 460 राउंड फिगर लिया हुआ है। किलोमीटर। विशेषता व्यास से संबंधित कुछ प्रमुख बांध परियोजना आती हैं, जैसे पोंग और पंडो है। तो ये पोंग और पंडो है परियोजना, ये दोनों हिमाचल के अंदर हैं। और इन परियोजनाओं में जो पोंग बांध है, ये शीत ऋतु में अपने आईजीएनपी के लिए पानी सप्लाई करता है। पोंग डैम में जैसे सतलज से पानी आता है, मुख्यतः आईजीएनपी में दोनों नदियों से आता है, सतलज और व्यास। लेकिन विंटर सीजन में जब सतलज का पानी फ्रीज होता है, उस समय व्यास का मुख्यतः पोंग बांध है वो राजस्थान के लिए सप्लाई करता है, आईजीएनपी के लिए सप्लाई करता है। तो एक तो ये प्रोजेक्ट पूछे जाते हैं, कई बार राजस्थान ज्योग्राफी वाले पार्ट में पूछ लिए जाते हैं कि पोंग और पंडो है परियोजना का संबंध, क्योंकि व्यास परियोजना से राजस्थान भी जुड़ा हुआ है, व्यास बहुउद्देश्य परियोजना। तो विशेषताओं के अंदर लिखिएगा इसमें, एक तो पंच महानदों को लेकर इसमें एक स्टेटमेंट बोला जाता है कि पंच महानदों में एकमात्र नदी जो केवल भारत में स्थित है। इसका मीनिंग है भारत के अलावा पाकिस्तान में नहीं जाएगी और ना भारत के अलावा कहीं से आएगी, यानी भारत से उद्गम है और भारत में ही इसका संगम है। तो विशेषता में पहली लाइन लिखो, व्यास पंच महानदों में एकमात्र नदी, व्यास पंच महानदों में एकमात्र नदी, व्यास पंच महानदों में एकमात्र नदी जो केवल भारत में बहती है, जो केवल भारत में बहती है। मुख्यतः हिमाचल और पंजाब की रिवर है ये, जो केवल भारत में बहती है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर, हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर या व्यास नदी पर, व्यास नदी पर संचालित परियोजना या संचालित बांध परियोजना लिख दो, चाहे संचालित बांध परियोजना पोंग पंडो है, पोंग बांध और दूसरा पंडो है बांध। बांध वर्ड दोनों के आगे मेंशन कर देना, पोंग बांध और पंडो है बांध। पोंग बांध पंडो है बांध। इसके बाद में एक प्रोजेक्ट और आता है, हरिके बैराज। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, हरिके बैराज व्यास सतलज के संगम पर स्थित है। जहां से आईजीएनपी या राजस्थान नहर को निकाला गया है। आईजीएनपी का पुराना नाम राजस्थान कैनाल था। तो व्यास सतलज के संगम पर स्थित है। लोकेशन अगर लिखना चाहिए इसके नीचे ब्रैकेट में लिख देना, पंजाब। तो हरिके बैराज लोकेशन पंजाब है, सतलज व्यास के संगम पर स्थित है, जहां से आईजीएनपी या राजस्थान नहर को निकाला गया है। तो राजस्थान नहर या आईजीएनपी को पानी कौन सी नदियों से प्राप्त होता है? दोनों नदियों में प्राप्त होता है, सतलज और व्यास। मुख्य नदी है सतलज, व्यास उसकी सहायक है। इसके बाद में पंच महानदों में सबसे
जो इम्पोर्टेंट रिवर है वो रिवर है सतलज। इसे सतुद्री या सातुद्री इसको नाम दिया जाता है सातुद्री रिवर। ऐतिहासिक या जो पौराणिक नाम है ये, ज्योग्राफिकल नेम तो सतलज। तो कुछ एक नदियां उनके तो देखो स्टार्टिंग नेम लगभग वैसे ही हैं। सतलज का सैसे सतुद्री या सातुद्री, व्यास का वैसे विपाशा, रावी में पुरुष के नाम से याद रखिए पुरुषनी रिवर, और उसके ऊपर की ओर झेलम और चिनाब है। झेलम वाली है ऊपर वेतस्ता, झेलम वेतस्ता, और चिनाब अस्केनी रिवर। ऊपर वाले दोनों इंपॉर्टेंट हैं, वो थोड़े से टफ, क्योंकि ये तो पुरुषनी रिवर, या क्योंकि कई बार एग्जाम में जब लाहौर अधिवेशन की बात आती है तो रावी नाम नहीं आता, कई बार इसमें नाम दिया जाता है पुरुषनी रिवर के किनारे आयोजित, यानी प्राचीन नाम दिया जाता है, ऐतिहासिक नाम दिया जाता है, क्योंकि इसका संबंध लाहौर अधिवेशन का आपके इतिहास या पॉलिटी से होता है। इसका जो उद्गम है कैलाश के पास राक्षस ताल से होता है। उद्गम कैलाश, राक्षस ताल, ब्रैकेट में तिब्बत चीन। जबकि इस नदी का जो संगम है संगम मुख्य नदी में माना जाता है सिंधु। सिंधु में पाकिस्तान, मिठानकोट। सिंधु ब्रैकेट में पाकिस्तान लिख दो। उद्गम से और संगम के बीच का इसका जो डिस्टेंस है यानी लेंथ ऑफ सतलज 1450 किलोमीटर। कई बुक्स में ये लेंथ गलत लिखी हुई है, ये 1050 लिखी हुई है। तो 1050 तो पॉसिबल ही नहीं है। जब चिनाब भारत से निकल के और पाकिस्तान तक अगर 1180 किलोमीटर है तो ये तो तिब्बत चाइना वाले पार्ट से आती है, तो ये तो उसको भी क्रॉस करेगी, भारत को भी क्रॉस करेगी, पाकिस्तान में भी जाएगी। तो इसका मीनिंग इसकी लेंथ है वो पंच महानदों में सबसे लंबी यही है। तो जिन बुक्स के अंदर 1450 है वो ज़्यादा ऑथेंटिक डेटा है इसमें। तो डेटाज वाला इतना ज़्यादा गौर मत करना, सिर्फ जो सबसे लंबी है वो एक ध्यान रखना, सतलज, और एक इसकी साइक है वो सबसे छोटी है, व्यास। तो ये सबसे बड़ी और इसकी व्यास है वो लगभग इस आगे वाले डेटा में ही निपट जाएगी, 450 के आसपास, 465 किलोमीटर। विशेषताओं में लिखिएगा, यह पंच महानदों में सबसे लंबी नदी है। यह पंच महानदों में सबसे लंबी नदी है। यह पंच महानदों में सबसे लंबी नदी है। जब ये इस वाले साइड से आती है, राक्षस ताल से भारत में एंट्री करती है, तो कौन से दर्रे से एंट्री करती है? तो ये सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, इस नदी का भारत में प्रवेश सिपकिला दर्रे ब्रैकेट में हिमाचल से होता है। इस नदी का भारत में प्रवेश सिपकिला दर्रे ब्रैकेट में हिमाचल से होता है।
इस नदी का भारत में प्रवेश सिपकिला दरे ब्रैकेट में हिमाचल प्रदेश ब्रैकेट बंद से होता है। तो लगभग इसका नाम सतलज शहर से मिलता जुलता जो दर्रा है हिमाचल वाले, 3 दरे बताए थे मैंने, लगभग नदियों से मैच होते हुए थे ये। एक था सिपकिला, एक था बारालाचा, तो यहाँ मैंने बताया था चिनाब बै वाले से आपको मैच करना था बारालाचा। बाकी आर है रावी और व्यास। इसके बाद में इसके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। जैसे ये भारत में इस साइड में एंट्री करती है, तो भारत में जैसे ये हिमाचल से ऊपर से नीचे की ओर नदी आती है, तो इस पर एक प्रोजेक्ट बनाया गया है भाखड़ा परियोजना। कौन सी परियोजना? भाखड़ा परियोजना। नीचे की ओर पंजाब की ओर जब ये आती है तो इस पर एक प्रोजेक्ट बनाया गया है नांगल, जो कहा जाता है कि भारत के अंदर अपने आप में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है वो तो अलग है, टिहरी बांध, और भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। गुरुत्वीय बांध जो ढाल पे बनाए जाते हैं उनको कहा जाता है। सामान्यतः जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां अगर कोई नदी बहती है तो वहां आप सीधी दीवार बना के या आगे इस पानी को कवर करके ऐसे बांध नहीं बना सकते कि दीवार बना दी। आपको इसका सरफेस पार्ट है वो भी कवर करना पड़ेगा, नीचे वाला भाग है, यानी पर्वतों को यहाँ के से खोद के ब्लॉक सेट करना होगा, और इस ब्लॉक से आगे वाली जो दीवार है ये आपको अटैच करनी होगी। तो ब्लॉक और उस ब्लॉक के साथ ये दीवार अगर अटैच है तो ये जो पानी है इस पानी का प्रेशर रहेगा नीचे की ओर गुरुत्वीय बल के कारण, तो इस कारण ये ब्लॉक सेट रहेगा। और जब तक ये ब्लॉक सेट है ये दीवार सही है। अकेली दीवार बना दोगे तो टूट सकता है। तो इसका मीनिंग है इस प्रकार के डैम बनाए जाते हैं जिनका सरफेस तैयार करके पानी का प्रेशर नीचे, पानी का प्रेशर तो नीचे रहेगा, वहाँ ऊपर तो रहेगा नहीं, क्योंकि गुरुत्वीय बल कहाँ काम करता है? नीचे की ओर। तो इस प्रकार के जो ढाली क्षेत्र पर बनाए जाते हैं बांध नीचे जिनका सरफेस बढ़िया तैयार करके, तो इसको कहा जाता है ग्रेविटी डैम। तो ये भारत में ग्रेविटी डैम या गुरुत्वीय बांध का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है भाखड़ा नांगल, और सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। जबकि एक पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर बने हुए बांधों के अंदर आता है भागीरथी नदी यानी गंगा की जो मुख्य धारा है उसके ऊपर आता है उत्तराखंड में बना हुआ बांध टिहरी। टिहरी इज द हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया। टिहरी भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जबकि भाखड़ा नांगल भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। तो इसमें गुरुत्वीय शब्द आते हैं, ये आंसर होगा। और सिर्फ ऊंचा पूछते हैं, आंसर टिहरी, क्योंकि टिहरी के पास हाइट है 260 मीटर, 260.5 है। तो कई बुक्स में 260 होता है, कईयों में 261 होता है, और जो करेक्ट लिखते हैं वो 260.5 मीटर। इसकी जो हाइट होती है भाखड़ा नांगल की ये होता है 226 मीटर की हाइट पर। इसका मीनिंग ऊंचा बांध वो टिहरी है, भागीरथी वाला, जबकि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा नांगल है। तो भाखड़ा नांगल वाला पॉइंट लिख दीजिए इसमें। और एक हिमाचल में एक प्रोजेक्ट और भी चलता है इसमें जिसका नाम है नाथपा झाकरी। कौन सा? नाथपा झाकरी, क्योंकि वहाँ एक पार्वती नदी भी आती है। उस पार्वती नदी के ऊपर एक प्रोजेक्ट चलता है जो पार्वती के नाम से फेमस है। तो जहाँ पार्वती है हिमाचल में वहीं उसके नाथ भी हैं, भोलेनाथ, है ना। तो विशेषताओं में नेक्स्ट क्या चीज? भाखड़ा रहेगा। प्रोजेक्ट क्या है, पहले एक साथ ही बना था ये जब बना था 1953 से 1963 में, तो कोई हिमाचल अलग नहीं था। हिमाचल पार्ट ऑफ पंजाब था, पंजाब का हिस्सा था। बाद में जाके ये अलग हुआ था, 1963 के बाद ही अलग हुआ है हिमाचल। तो इसका मीनिंग ये है कि बाद में इन दोनों डैम का जो लोकेशन है भाखड़ा है ये अलग जगह चला गया, हिमाचल में ऊपर वाले हिस्से में रह गया, और नांगल इधर पंजाब की ओर रह गया। तो वर्तमान में पहले बाकी कई बुक्स तो आज भी यही लिखते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब, वो इसीलिए लिखती हैं क्योंकि ये बांध पंजाब में ही बना था। लेकिन वर्तमान लोकेशन के अकॉर्डिंग अभी अलग है। भाखड़ा हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर एरिया में आता है, जबकि नांगल आता है पंजाब में। सिंधुकालीन सभ्यता नाम सुना होगा आपने, रोपड़, पंजाब में रोपड़। तो ये स्थित है रोपड़ के अंदर, पंजाब के रोपड़ में, और ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। हालांकि इतना कोई गहरा नहीं पूछने वाला आपसे, क्योंकि बांध परियोजनाएं नहीं है भारत की आपके सिलेबस के अंदर। बांध परियोजनाएं होती तब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता लोकेशन। तो इसमें लिखिएगा भाखड़ा एवं नांगल, नांगल पंजाब।
बान परियोजना, सतलज पर संचालित। एक प्रोजेक्ट और आता है इस पे, नाथपा झाकरी। नाथपा झाकरी परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल। नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल। सतलज पर संचालित। नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल, और आगे लिख दो सतलज पर, ब्रैकेट में लिख दो चाहे हिमाचल। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज पर संचालित, ये भी हिमाचल। बांकड़ा भी हिमाचल, एक नांगल है ये पंजाब में। तो इसका मैंने इसके प्रोजेक्ट याद रखिएगा। इसके बाद में पंच महानद आपके कंप्लीट हो गए। अब सिंधु नदी संबंधित कुछ कोई विशेषताएं हैं, जैसे सिंधु जल समझौता है, उसके बारे में जनरली पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कब हुआ था। सिंधु समझौता कब हुआ था? 1960। ये पाकिस्तान के बीच और भारत के बीच का समझौता है, जिसमें हमने ये तय किया कि सिंधु का 80% जो पानी है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा। 80% जल है वो पाकिस्तान को दिया जाएगा, बाकी 20% पानी है वो भारत रखेगा। वो नहीं है इम्पोर्टेंट यार, वो नदियां अगर लिखना चाहो तो लिख दो, गोविंद सागर, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में क्वेश्चन आपके कम आने हैं, इसमें डिटेल इतनी ज़्यादा है। क्या कह रहे हो? रोक सकते हैं, भारत में भयंकर बाढ़ आ जाएंगे, लोग मरेंगे, यथा नुकसान होगा। काम कहाँ ले लेंगे? यहाँ भारत में प्रोजेक्ट, अब पानी यथा है, जैसलमेर हरा भरा हो जाए, एक साल अगर जैसलमेर निकाल दिया जाए तो पानी बहुत ज़्यादा सिंधु का, ये मानो कि पाकिस्तान का यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मैदान है ये सिंधु बना रही है। तो भारत, राजस्थान में पानी की कोई कमी थोड़ी ना, राजस्थान के उत्तरी भाग में पानी नहीं, पानी यहाँ तक तो आता ही है घग्गर का। भाई ये वाला हिस्सा है जो शुष्क है, बाकी तो पूर्वी राजस्थान में हर साल चंबल, बनास वगैरह इनमें बाढ़ आती रहती है। सहायक नदियों के अंदर, माई के अंदर बाढ़ आती है, बांसवाड़ा की, और भयंकर नहीं सिमटती। अपने से तो यही नहीं सिमट रहा है। अगर इसको ही अगर व्यवस्थित कर लें तो अपने बहुत बढ़िया सिस्टम हो जाए। अगर उस वाले पार्ट को अगर अपन इस साइड में टर्न करेंगे तो इसका मीनिंग बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के ऊपर भयंकर इफेक्ट होगा। भाई अकेला यही थोड़ी ना कि इस साइड में पाकिस्तान ही डिपेंड है, बहुत सारे जीव भी हैं जो इसके ऊपर डिपेंड होते हैं। इसमें सिंधु नदी की विशेषता, सिंधु नदी की विशेषता क्या है? देखो, भारत की जो हिमालय नदी तंत्र है, उस हिमालय नदी तंत्र की 3 प्रमुख नदियां हैं, जिसमें एक सिंधु है, एक गंगा है, और एक इस साइड में रहेगी ब्रह्मपुत्र।
अब इसमें हिमालय नदी तंत्र की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो वो है ब्रह्मपुत्र। हिमालय नदी तंत्र, भारत की नहीं, भारत के लिए तो गंगा को माना जाता है। हिमालय नदी तंत्र में भारत में आने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र। यह है 2900 किलोमीटर। फिर हिमालय नदी तंत्र में दूसरी लंबी नदी माना जाता है सिंधु को, वो 2900 है, ये 20 किलोमीटर कम है, 2880 किलोमीटर। फिर गंगा को माना जाता है 25, 25, 25, 25 किलोमीटर, तो 2525 किलोमीटर आती है अपने गंगा रिवर। तो ये इसके अंदर डिफरेंस माना जाता है इनकी लेंथ को लेकर। लेकिन इन नदियों के अंदर वो दो जा रही है बंगाल की खाड़ी और सिंधु आ रही है अरब सागर। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए हिमालय नदी तंत्र में अरब सागर की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हिमालय नदी तंत्र में अरब सागर की सबसे लंबी नदी है सिंधु, जबकि बंगाल की खाड़ी की ओर सबसे लंबा नदी तंत्र माना जाता है ब्रह्मपुत्र को। और इस साइड में प्रायद्वीप पठार में फिर आंसर चेंज होते रहेंगे आपके। प्रायद्वीप पठार में बंगाल की खाड़ी में सबसे लंबी होती है गोदावरी और इस साइड में होती है फिर नर्मदा। इसका मीनिंग प्रायद्वीप पठार से अरब सागर में सबसे लंबी नदी नर्मदा है, जबकि प्रायद्वीप पठार से बंगाल की खाड़ी में सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जो संपूर्ण प्रायद्वीप पठार की सबसे लंबी नदी बंगाल की खाड़ी में मानी जाती है। या यूं कहें कि मध्य भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, क्योंकि उत्तर में है गंगा और फिर मध्य में है गोदावरी। तो गंगा से तुलना की गई है, इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। किसकी गंगा? दक्षिण की गंगा के रूप से इसको प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। दक्षिण या दक्षिण भारत दोनों में आंसर ये लिया जाता है, जबकि कॉन्सेप्ट अलग होना चाहिए। दक्षिण भारत में होना चाहिए कावेरी। तो कई बुक्स तो कावेरी लिखती हैं, लेकिन कई बुक्स हैं या कई एग्जाम्स में आंसर इसी को ही माना गया, चाहे दक्षिण की गंगा कहो चाहे दक्षिणी भारत की गंगा, क्योंकि प्रायद्वीप पठारी भाग है, ये भारत के दक्षिण का भाग ही माना जाता है। तो गंगा के दक्षिण की ओर प्रमुख नदी आती है गोदावरी, तो उसको दक्षिण की गंगा या दक्षिण भारत की गंगा के कॉन्सेप्ट में लेते हैं। तो लंबाई को लेकर इसका क्या महत्व है? इसका महत्व है भारत की हिमालय नदी तंत्र से अरब सागर में आने वाली सबसे लंबी नदी। तो विशेषताओं में लिखो सिंधु में भारत के हिमालय नदी तंत्र से, या हिमालय से लिख दो डायरेक्ट, भारत के हिमालय से अरब सागर में आने वाली, हिमालय से अरब सागर में आने वाली सबसे लंबी नदी, हिमालय से अरब सागर में आने वाली सबसे लंबी नदी। इस नदी से संबंधित कुछ स्थान जुड़े हुए हैं। प्रमुख स्थान इस नदी में एक तो आता है दमचौक। दमचौक स्थान है लद्दाख, भारत में प्रवेश। चिल्लास वर्तमान पीओके, भारत से ये पाकिस्तान में एंट्री। अटक हिमालय से मैदानी भाग में प्रवेश। मिथानकोट पाकिस्तान, पंचमहानद संगम। तो इसमें जो प्रमुख स्थान आते हैं दमचौक, ब्रैकेट में लिख देना लद्दाख, सिंधु का भारत में प्रवेश। अगर क्वेश्चन ये हो तो आंसर रहेगा दमचौक लद्दाख। चिल्लास वर्तमान पीओके में है, तो पाक को अपन, पाक अधिकृत कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा मानते हैं अपन। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है सिंधु का पाकिस्तान में प्रवेश। चिल्लास पीओके पाक अधिकृत कश्मीर सिंधु का पाकिस्तान में प्रवेश। अटक अटक पाकिस्तान। सिंधु पर्वतीय भाग से मैदान में प्रवेश, या सिंधु का पर्वत से मैदान में प्रवेश। सिंधु का पर्वत से मैदान में प्रवेश यानी इतनी देर तक ये पर्वतीय विस्तार में रहती है। सिंधु का पर्वत से मैदान में प्रवेश मिठानकोट। मिठानकोट पाकिस्तान। सिंधु में पंच महानदों का संगम। सिंधु में पंच महानद संगम या पंच महानदों का संगम। सिंधु में पंच महानद संगम। बुंजी नामक स्थान पर भारत का सबसे गहरा गर्त बनाती है। सिंधु नदी के अंदर ही, तो बुंजी नामक स्थान पर सिंधु भारत का सबसे गहरा गर्त बनाती है। सिंधु और लिख देना, वैसे तो सिंधु की विशेषताएं लिख रहे हैं, आवश्यकता नहीं है लिखने की। तो बुंजी नामक स्थान पर, यह लद्दाख वाले हिस्से में आता है, क्योंकि भारत में वर्तमान में नदी जिस एरिया से बह रही है मुख्य लद्दाख के पार्ट से ही बह रही है। तो बुंजी नामक स्थान पर सिंधु भारत का सबसे गहरा गर्त बनाती है, या उसको अपन क्या कह सकते हैं, गॉर्ज। गॉर्ज ऑब्लिक लिख देना घाटी। गॉर्ज घाटी और गहरा गर्त बनाती है। घाटी तो क्या है, बहुत बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो जाता है। घाटी तो बहुत सारी जगह वर्ड यूज होता है, अलग अलग तरीके से घाटियाँ होती हैं। नदी घाटियाँ अलग होती हैं, गोर्ज घाटियाँ अलग होती हैं, कैनियन घाटियाँ अलग होती हैं, युवाकार की घाटियाँ अलग होती हैं, लटकती हुई घाटियाँ अलग होती हैं। घाटी अपने आप में काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। सिंधु समझौता है 1960 का, भारत पाकिस्तान के मध्य जल बंटवारा किस अनुपात में, 20, पहले भारत लिखा ना ऊपर, 20 ब्रैकेट में लिख दो भारत, और अनुपात 80 ब्रैकेट में लिख दो पाकिस्तान। भले ही पानी कम ले रहे हैं लेकिन पहले ले रहे हैं। आएगी पहले अपने यहाँ, इसीलिए ले रहे हैं। ऐसा नहीं है,
इंटरनेशनल लॉ है, नदियों के मार्गों को कोई व्यक्ति या कोई राष्ट्र रोक नहीं सकता। उनको ये वहम रहता है कि भारत कोई भी प्रोजेक्ट बनाता है ना सिंधु वगैरह के ऊपर, अपना 20% पानी भी भारत यूज नहीं कर रहा है। उसके बाद में भी इसका मीनिंग यथा पानी है, ग्लेशियर रिवर है ये, 12 महीने एक जैसा पानी बहता है, शीत ऋतु में थोड़ा फ्लो कम रहता है। तो इसका मीनिंग अभी तक हमने 20% पानी भी इसका काम में नहीं लिया है। तो उसके ऊपर अपन कोई योजना अगर स्कीम चलाते हैं तो तुरंत है इंटरनेशनल कोर्ट पहुंच जाता है पाकिस्तान की, भारत अपना जो समझौता या अकॉर्ड, सिंधु अकॉर्ड 1960 है, उसका ये उल्लंघन कर रहा है भारत। जबकि इंटरनेशनल कोर्ट बाद में इसके मॉनिटरिंग करवाता है कि क्या हुआ, तो बाद में पता चलता है 20% पानी भी यूज नहीं हुआ अभी तक। तो इसका मीनिंग सिंधु कोई छोटी मोटी नदी थोड़ी ना है, भाई पूरे पाकिस्तान का मैदान बनाती है। अब अगर हम देखें कि गंगा नदी, तो गंगा नदी भारत की ये मानो 50% जनसंख्या को लिए हुए है। 50% जनसंख्या का मीनिंग है लगभग 50 से 60 करोड़ जो लोग हैं वो गंगा के बेसिन पे बसे हुए हैं, और बाकी यानी एक नदी के किनारे भारत की आधी जनसंख्या है, और बाकी संपूर्ण भारत है सभी नदियों पर। क्योंकि अकेला यूपी है जो 20 करोड़ पुराने टाइम, अभी क्या किया हुआ है वो तो बाद में पता चलेगा गणना आने पर। तो पुरानी गणना में 20 करोड़ अकेला यूपी, तो उसके आगे बिहार और वेस्ट बंगाल जो भी मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट में आते हैं 4 में से, तो इसका मीनिंग वहाँ पे भी लगभग 15, 16 या 10 करोड़ के आसपास वहाँ पे भी डेटा होगा। तो लगभग ये वाला जो गंगा के सिर्फ ये जो 3 स्टेट हैं ये लगभग 50 करोड़ के आसपास टच करते हैं। तो नदियां हैं, तो नदियों में पानी कम नहीं है, खूब है, ग्लेशियर रिवर्स हैं। अगला हेडिंग डालिएगा, गंगा नदी।